मैं पुष्पेंद्र मिश्रा एक्सीलेंस मास्टरमाइंड एकेडमी रीवा से यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को वर्णमाला का ज्ञान दूंगा और आइए अपन वर्णमाला पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वर्णमाला क्या है। वर्णों के सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर एक बात यह होती है कि ये कैसे बनता है, तो ये वर्ण से मिलकर बनता है। अब इसमें देखते हैं कि अब एक चीज आती है इसमें, वर्ण और अक्षर। बहुत सारे लोग इसमें भी अंतर नहीं कर पाते हैं कि ये वर्ण क्या है, अक्षर क्या है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये वर्ण वही है और अक्षर वही है। तो अपन देखेंगे ये ध्वनि होती है। ध्वनि जैसे ये आवाज आई, ये ध्वनि है। तो ध्वनि के जो मौखिक रूप होता है, ध्वनि का जो मौखिक रूप होता है वो अक्षर कहलाएगा, और ध्वनि का जो लिखित रूप होगा, वो वर्ण कहलाएगा, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई अपन वर्ण भी कह सकते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं, ध्वनि भी कह सकते हैं। ठीक है। अंतर क्या होता है, ये मौखिक दृष्टि से होता है और वर्ण जो होता है वो लिखित दृष्टि से होता है, लेकिन सर्वमान्य वर्ण ही होगा। अब इसमें देखिए, अपन जाने कि वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, अक्षर क्या है। अब इसमें देखिए वर्णों से मिलकर वर्णमाला बनता है। सबसे पहली बात तो ये देखेंगे कि वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होते हैं। तो वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या 52 होती है। अब इनमें देखिए कैसे डिवाइड किया गया। तो वर्णों को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया। पहला हो गया स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन, और तीसरा हो गया अयोगवाह। अब देखिए स्वरों की संख्या कितनी। अच्छा, स्वर है क्या? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता या जरूरत ना हो, वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। व्यंजन क्या है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण या स्वर की आवश्यकता होती है, वे वर्ण क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। फिर बात होती है अयोगवाह की। तो ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, अपितु यह स्वर भी है और व्यंजन भी है। इनकी संख्या, स्वर की संख्या 11 होती है, व्यंजन 33 होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं। अब जैसे स्वर है तो स्वर को देखते हैं कि ये छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके स्वर के अंतर्गत। बहुत सारे लोग आज भी अंग आहा को स्वर ही मानते हैं, लेकिन वो होता क्या है? वो अयोगवाह होता है। अंग और आहा को अयोगवाह माना जाता है। ये पटवारी में लेटेस्ट क्वेश्चन है, काफी बार बन चुका है, लगभग हर एग्जाम में, अभी संविदा में भी कई बार आ चुका है। अब इसमें व्यंजन ये का से हा तक होता है। इनकी संख्या 33 हुई। अब इसमें देखते हैं, स्वर का डिवाइडेशन। तो स्वरों को भी इसको अब हम थोड़ा सा, अब जैसे ये स्वर है तो स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया।
पहला है ह्रस्व या इसी को बोलते हैं लघु स्वर। दूसरा है आपका दीर्घ या इसी को बोलते हैं गुरु स्वर। और तीसरा आपका है प्लुप्त स्वर। अब इसमें देखते हैं कि ह्रस्व स्वर होता क्या है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के लिए सबसे कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को देखेंगे। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है या दो मात्राओं का समय लगता है उसे हम दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर की बात करें, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है या सबसे ज्यादा समय लगता है उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसमें कितने 3 मात्राओं का समय लगता है। जैसे ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी हुई? 4 हुई। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हुई? 7 हुई। अब ये 7 4 11 हो गए तो आप कहेंगे सर फिर प्लुप्त स्वर क्या, ये कहां से आ गया? तो इसमें देखते हैं प्लुप्त, देखिए ये एक मात्रिक है, ये द्विमात्रिक है, ये त्रिमात्रिक है, तो 3 मात्राएं होती ही नहीं है, इसलिए ये हिंदी का 3 या अंडाकार यस, ये प्लुप्त स्वर होते हैं। ये क्या होता है कि जहां पे लगते हैं उनके ठीक पहले वाले वर्ण को ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना या जोर से खींच के बोला जाता है। जैसे हो गया ओम, तो इसमें हम साधारण ओम ना बोल के इसको बोलेंगे ओम। साधारण इसको ओम ना बोल के ओम, मतलब ह्रस्व स्वर की जगह हम तिगुना इसको वो देंगे। ये उच्चारण की दृष्टि से होता है, आवाहन वगैरह करने में इसका प्रयोग किया जाता है या कि किसी को पुकारने या बुलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको जानने की बात यह है कि केवल आप साइन जान लें, ये 2 साइन होते हैं प्लुप्त स्वर के। अब जैसे ह्रस्व स्वर की बात कहें तो ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये बात, इस बात के लिए अपन चर्चा करेंगे। तो ये देखिए यहां पे अपन ह्रस्व स्वर देखते हैं, इनकी संख्या कितनी हुई? 4 हुई। अब इसमें देखते हैं क्या क्या आ जाता है। ये छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ये ऋषि। ये वर्णमाला ऐसा टॉपिक है जो वर्णमाला कवर करेगा, उसके बाद संधि कवर करेगा, उसके बाद आपका छंद में भी कवर करेगा या काम आएगा। अब देखिए ये ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 हुई, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ऋषि। अब इसके बात करते हैं इसके बाद अपन सेकंड नंबर दीर्घ स्वर की बात करते हैं। इनकी संख्या 7 है। अब इनको देख लेते हैं। तो ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और ई, आ। ये दीर्घ स्वर कहे जाएंगे। सर इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी बताते हैं। बिल्कुल, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर है या इनमें से कौन सा वर्ण दीर्घ है, इनमें से कौन सा वर्ण दीर्घ नहीं है। तो 4 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन में होगा। मान लीजिए पूछ लिया कि इनमें से कौन सा वर्ण दीर्घ नहीं है।
ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए में आ गया आ, ऑप्शन बी में आ गया उ, ऑप्शन सी आ गया ए, ऑप्शन डी आ गया आ। तो इनमें से भी काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ण दीर्घ नहीं है। दीर्घ ही समझ बैठेंगे तो कहीं इसको कर देंगे बड़ा आ को, लेकिन अपन को ये देखना है कि बड़ा आ भी दीर्घ है, बड़ा ऊ भी दीर्घ है, ए भी दीर्घ है, लेकिन और ये क्या है, ह्रस्व स्वर। तो ये अपन आंसर। फिर इन्हीं के बीच से अब एक चीज यहां से बन जाती है, संयुक्त स्वर। ये दीर्घ का ही एक पार्ट होता है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी हुई, 4। ये दीर्घ का ही पार्ट होता है। दीर्घ का पार्ट क्यों होता है, कुछ लोग, कुछ विद्वान इसको अलग से करते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर और प्लुप्त स्वर। ये भी द्विमात्रिक है, ये भी द्विमात्रिक है, इसलिए इसको दीर्घ की ही श्रेणी में रखा गया है। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 हुई। कौन कौन से ये अपन देख लेते हैं। तो दीर्घ के ही लास्ट के 4, ए, ऐ, ओ, औ। अब इनमें देखिए संयुक्त स्वर है क्या। संयुक्त स्वर को जानने के लिए अपन देखेंगे, जब दो असमान स्वर मिलकर किसी एक स्वर का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इनमें से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है ये देखिए। क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्त वर्ण है, फिर इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्त वर्ण नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि इनके लिए, मान लीजिए ये दे दिया कि ए के लिए कौन सा ऑप्शन उपयुक्त है। 4 ऑप्शन आपके पास मिल गए। ए के लिए कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें देखिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन ए, आ प्लस उ, आ प्लस ई, आ प्लस ए, आ प्लस ए। तो अब बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं, तो इसको क्या करेंगे। लेकिन इसमें अब सबसे पहले तो इसके लिए आ प्लस उ नहीं होगा, आ प्लस ई होगा। लेकिन कैसे होगा ये देखिए। सबसे पहली बात, कुछ नहीं करना है, ह्रस्व स्वर 4 है उनको समझिए। इसमें करना क्या है कि जैसे आपका ये ए हुआ, ये ऐ हुआ, ये ओ हुआ और ये आओ हुआ। याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें देखिए, सब में छोटा आ करिए, सब में छोटा आ करिए, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। सब में छोटा आ करिए, ये हो गया। अब देखिए आ के बाद क्या आता है, थोड़ा इधर करेंगे सर। ये देखिए आ के बाद क्या आता है, ई आता है। तो आ प्लस ई मिलके किसका निर्माण किया, ए का। अब अपन करेंगे क्या, एक तीर से 2 निशान करेंगे। एक तीर से 2 निशान, यहां से एक लिए बनाएंगे 2, और आ प्लस ई मिलके ए बना। यही ए को हम उठा के यहां रख देंगे तो आ प्लस ए मिलके क्या बना है, आई बना है। अब फिर देखिए यहां पे आ हुआ, ई हुआ, अब क्या बचा, उ। तो आ प्लस उ मिलके किसका निर्माण किया, ओ का निर्माण किया। फिर वही चीज, एक तीर से 2 निशान। तो इस ओ को उठा के अपन यहां रखेंगे तो आ प्लस ओ मिलके बनाया आओ। क्या कुछ याद करना हुआ, नहीं हुआ। बस 2-4 बार आपको प्रैक्टिस करना है, ये अपने आप हो जाएगा। इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ओ के लिए पूछ लेगा कि ओ के लिए कौन सा ऑप्शन उपयुक्त होगा, ओ के लिए कौन सा कथन सत्य होगा, ओ के लिए कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं होगा, असत्य है, ऐसा भी पूछ सकता है।
तो इसमें से संयुक्त स्वर में से क्या बन सकता है? पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि संयुक्त वर्ण होते कितने हैं या संयुक्त स्वर होते कितने हैं, तो अपन को 4 बताना है। और फिर कभी कभी ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा संयुक्त वर्ण है, या फिर ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं। फिर दूसरी चीज कि इनमें जैसे ए का ऐसा भी पूछ सकता है कि ए के लिए कौन सा कथन सत्य है, ए के लिए कौन सा कथन सत्य है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो संयुक्त स्वर से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इनके बाहर कुछ नहीं होता इसमें, ना तो बनता है। अब अपन देखते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन, व्यंजन कुल कितने होते हैं? 33 होते हैं। अच्छा, व्यंजन को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? तो व्यंजन के कितने भाग हुए? तो व्यंजन के 3 भाग हुए। पहला हुआ स्पर्श व्यंजन, दूसरा हुआ अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा हुआ ऊष्म व्यंजन। इनको भी नंबरिंग कर देते हैं। तो व्यंजन को 3 प्रकार से विभाजित किया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इनमें से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। ये कहां से कहां तक होती है? तो का से मां तक। का से मां तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब इनको देखते हैं, इनको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है स्पर्श व्यंजन को भी। तो स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में विभाजित किया गया है। ये 5 वर्ग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। का, च, ट, त, प। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब इसमें से का वर्ग के अंतर्गत 5 हो गए, का, खा, गा, घा, अंग। इसी प्रकार चा में चा, छा, जा, झा, इया। इसी प्रकार टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। अब इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक तो होता है डा और ये ढा, इसमें भी बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। तो कौन सा स्पर्श व्यंजन है, ये क्या है? ये द्विगुण व्यंजन होता है। तो स्पर्श व्यंजन जो होगा उसमें डा और ढा में नीचे बिंदी नहीं होगी, और द्विगुण व्यंजन वह होगा जो डा और ढा में, द्विगुण व्यंजन की संख्या ही 2 होती है, डा और ढा, लेकिन नीचे बिंदी जरूर होगी। इसमें वर्तनी से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो अपन जब वर्तनी में चलेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। डा और ढा, इनमें देखिए बिंदी नहीं लगी है, तो ये स्पर्श व्यंजन है। और इसमें डा और ढा में देखिए नीचे बिंदी लगी है, तो ये द्विगुण व्यंजन है।
बहुत बारीक अंतर है। हाँ, बहुत बारीक अंतर रहता है। 2 गुण व्यंजन। अब अपन आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। अब इनसे बहुत सारे अभी क्वेश्चन बनेंगे। इनको याद करना भी इतनी कठिन बात नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन इनसे बहुत अच्छी मैं आगे ट्रिक बताऊंगा, जैसे अल्प प्राण, महाप्राण। तो केवल ये जानेंगे कि वर्ग का ये कौन सा अक्षर है। जैसे ये जो होता है पहला अक्षर, तो वर्ग का ये पहला अक्षर कहलाएगा। ये जो होता है ये कचट तप, ये वर्ग का पहला अक्षर होगा। खचट थप, ये वर्ग का दूसरा अक्षर होगा। ये आपका वर्ग का तीसरा अक्षर होगा। ये वर्ग का चौथा अक्षर होगा और ये पांचवा अक्षर होगा। अब ये जो होता है वर्ग का पांचवा अक्षर, इनको आप पंचमाक्षर के नाम से भी जानते हैं। पंचमाक्षर, पंचम वर्ण भी बोलते हैं, अनुनासिक भी बोलते हैं। अभी हमें नीचे लिखे दे रहा हूं, नासिक भी बोलते हैं इसको, नासिक। अब ये नहीं है कि ये इया के सामने है तो केवल इया के लिए है। अंगा, इया, आड़ा, ना, मा, ये 5 वर्ण होते हैं इसको, इसलिए इसको पंचमाक्षर कहा जाता है या पंचम वर्ण कहा जाता है। 5वीं श्रेणी में आता है, इसलिए इसे पंचम वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो ये 5 के 5 अंगा, इया, आड़ा, ना, मा, ये पंचमाक्षर कहलाएंगे या पंचम वर्ण कहलाएंगे या अनुनासिक या नासिक कहलाएंगे। इनको याद करना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे। अल्प प्राण, महाप्राण, कुछ भी याद नहीं करना है, आप आंख मूंद के करेंगे। इसी प्रकार आपका अघोष और सघोष हुआ, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना, केवल आप बेसिक जानकारी लें और वो 1 सेकंडों में हो जाएगा। कोई याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अब देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। इसमें क्या देखना है आपको कि वर्ग का पहला अक्षर है ये वर्ग का दूसरा अक्षर है। फिर हम आगे चल के जब बताएंगे आपको अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, उसमें हम फिर ये ना बताएंगे, केवल